क्या हेडिंग डलवाई थी लास्ट क्लास में? किसी को मालूम है? किसी को पता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में? उससे पहले क्या पढ़ाए थे? उससे पहले क्या पढ़ाए थे? हैं? कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? पढ़ा चुके हैं, इसमें जानना क्या है? पढ़ाया तो है ही एक बार। क्या है इसका नाम? पढ़ चुके हो? कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है, जिसने भी डीएलएड बीटीसी किया होगा XYZ। किया कि नहीं किया? लगातार पूछा गया है। क्या नाम है इसका? डिस्ट्रिक्ट। ठीक, और डिस्ट्रिक्ट में ही एक शब्द छुपा हुआ है, जिला। तो पूछा जाता है वो कार्यक्रम शिक्षा का जो जिला स्तर पर चलाया गया उसे क्या बोलते हैं? DPEP। और ये कब आया था? 1994 में आया था, ये हम बता चुके हैं। ठीक, इसका काम भी बता चुके हैं, इसमें क्या क्या हुआ था वो सब भी बता चुके हैं। ठीक है, औपचारिक शिक्षा पर बल दिया गया था। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी इसमें? जिला स्तर पर चलाया गया था। ठीक, चलिए अगली हेडिंग डलवाई थी। हम इसमें योजनाएं बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके आएंगी, डायरेक्ट पेपर में। देखो बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक, जो जो पढ़ाते चल रहे हैं उसको जो भी नोट्स में लिखो, ये मत सोच के लिखना कि खाली बस टाइम पास है, फॉर्मेलिटी हो रही, पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आत्मा में बसा लीजिएगा। यदि 10 से 15 मिनट में 30 क्वेश्चन करना चाहते हैं ये फोकट के, चाहे वो शिक्षण कौशल हो, चाहे जीवन कौशल हो, चाहे मनोविज्ञान हो, तो बड़े प्रेम से जितना भी आपकी कॉपी में जा रहा है इसको चाट लीजिएगा। तो 15 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन का सरदर्द खत्म, बाकी विषय आपकी जिम्मेदारी। ठीक, चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं OBB। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में भी लिख लो। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक, तो इससे 4-5 प्रश्न बनते हैं और उनको आपको याद हो, जिसमें से आपको 2-3 तो याद ही होंगे। ठीक, पहला एक चीज़ कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अब परीक्षाओं में ये नहीं पूछा जाता कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया, ये तो रिक्शा वाला भी जानता है। ठीक है, अब पूछा ये जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मूलभूत उद्देश्य क्या था, तो कौन बताएगा उद्देश्य? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मूलभूत उद्देश्य कौन बताएगा आप लोगों में से? बताइए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मूलभूत उद्देश्य है किसी को जानकारी? नहीं पता? चलिए नहीं पता है तो लिख लीजिए, पहले तो उद्देश्य लिखिए। मोटिव बहुत पूछा जाता है, लिखिएगा प्राथमिक स्तर पर जो लोग नए हैं वो लोग परेशान नहीं होंगे, जहाँ से चल रहे हैं वहीं से समझने का प्रयास करिए। कुछ क्लासें पीछे की छूटी हैं इसलिए कनेक्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जहाँ एक क्लास पढ़ लेंगे अगले से अपने आप ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, और अभी ऐसा नहीं है जब शुरू से अभी बच्चे और फिर आएंगे या फिर कुछ होगा तो हम शुरू से फिर एक बार पढ़ा देंगे। ठीक, और बाकी कोशिश यही करते हैं कि वीडियो भी बनाते रहें ताकि जैसे किसी का छूट जाए या नहीं आ पाए तो अपना घर में पढ़ ले वापस से। ठीक, तो प्राथमिक स्तर पर लिखिएगा न्यूनतम शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना। लिखिएगा प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य था। इसको डब्बे में बंद कर लीजिएगा, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। जैसे मध्याह्न भोजन का मूलभूत उद्देश्य क्या था बताइए? MDM का मूलभूत उद्देश्य क्या था? बताओ। वो काम हुआ कि फिल्टर लगा रखा है, एक बाल्टी पानी अलग आता है तो उससे गाड़ी धो लिया या कोई अतिरिक्त काम कर लिया, ठहराओ तो उस तरह का काम हो गया। मूलभूत उद्देश्य बताइए क्यों चलाया गया? हाँ, बच्चों के पोषण स्तर पर या बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्वास्थ्य का स्वस्थ होना बच्चे का बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो इसलिए चलाया गया था। उसी तरीके से हर एक परियोजना या योजना क्यों चलाई गई केंद्र सरकार के द्वारा, हमने आपको बताया था। शिक्षा के नवीन प्रयास में हम सारी योजनाएं पढ़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमने लिखवा भी दिया था शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक,
हम अपने तरीके से पढ़ाएंगे, हम ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, किताबों की तरीके से कि जैसे उसमें पूरा डिटेल में नहीं हमको पढ़ाना, हमको वो पढ़ाना जो पेपर में आना जैसे हम पढ़ के गए थे। ठीक, तो हमने हेडिंग में डलवाई थी शिक्षा के नवीन प्रयास, और एक प्रयास जरूर पूछा जाता है पेपर में, आना ही आना। पहला प्रयास मैंने बताया DPEP, हालांकि DPEP आया बाद में था इसके बाद में, लेकिन हमने उसको पहले इसलिए बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो आपका तैयार हो गया कि इसका उद्देश्य क्या था, प्राथमिक स्तर पर सभी स्कूलों में शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना। अब सुनो, ये आया कब था और इसकी संस्तुति कब हुई थी, या इसका गठन कब हुआ था, और इसको लाने की मजबूरी क्या थी। तो सबसे पहले तो इसकी बीमारी, ये मतलब ये परियोजना चलाई क्यों गई, पहले वो समझ लीजिए। हुआ क्या कि हमने आपको बताया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी जो आई थी 1986 में आई थी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोई योजना बना के क्रमबद्ध काम किया गया था। उसमें ये पूछा गया कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या असुविधाएं हो रही हैं, क्यों हमारे देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार सही तरीके से नहीं हो पा रहा। तो जो जो समस्याएं थी उन समस्याओं को क्रमबद्ध करके लिखा गया, और उन्हीं के निवारण में जो जो चीज़ें करी गई वही बन गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी द्वितीय। सन 1900 कब आई थी, 86 में आई थी। कब आई थी, 86 में आई थी। कब आई, अगर पूछे भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब आई, 1986। ठीक है, अगर विकल्प में 1968 ना हो तो, अगर 1968 मिल जाए तो फिर 1968 मार दीजिएगा, ना मिले 1968 तो 1986, और मोस्टली 1986 ही मिलेगी। ठीक है, आपको 68 का जिक्र जल्दी नहीं होता। ठीक, तो इसीलिए जब हमारे देश में क्रमबद्ध चीज़ें चलाई गई तो उसी समय एक समस्या आ रही थी कि हमारे स्कूलों में टीचर हैं, सामान नहीं है, सामान है बोर्ड नहीं है, बोर्ड है डस्टर नहीं है, डस्टर है तो बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो छत नहीं है, छत है तो कमरा नहीं है, कमरा नहीं है तो फलाना नहीं है, कोई चीज़ नहीं है तो फिर कुछ है ही नहीं। मतलब कहीं कहीं तो स्कूलों का नामो निशान भी नहीं है, खाली नाम लिखा हुआ है कि स्कूल है फलानी जगह, कहीं तो चलते ही नहीं है क्योंकि सुविधाएं नहीं है, सामग्रियां नहीं है, तो कैसे स्कूल रन कर जाएंगे। तो ये सब समस्याएं जब बताई गई 1986 में, तो उसके लिए उन्होंने एक गठन किया कि हम चलाएंगे एक योजना जिसका नाम होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और ये क्या करेगा, सभी विद्यालयों में, इसीलिए मैंने प्राथमिक लिखवाया, विद्यालय नहीं लिखा है, इसीलिए मैंने जोर करने के लिए प्राथमिक बोला आपको। कभी कभी पेपर में इतना ही पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस शिक्षा व्यवस्था के लिए चलाया गया, वहां लिख देता है माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, बोध। तो घबराओ ना, सबसे पहले आपको पता चल जाए, एक और क्वेश्चन आपका तैयार हो जाए प्राथमिक स्तर के लिए। तो एक नोट डाल के बगल में लिख लो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके लिए चलाया गया, प्राथमिक स्तर के लिए। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, प्राथमिक स्तर के लिए चलाया गया, 1 से 5 के लिए चलाया गया। ठीक, तो जब क्रमबद्ध किया जा रहा था तो उसी में एक समस्या हो रही थी कि हमारे पास योग्य टीचर नहीं है, पढ़वाएं तो हम भैया पढ़वाएं किससे, आपने तो बोल दिया स्कूल खोलो, शिक्षा का विस्तार करो, प्रसार करो, लेकिन हम पढ़वाएं तो पढ़वाएं किससे। तब फिर एक समस्या आई, कहीं ना ये भी बात सही है, तो कहीं कोई बात नहीं, हम डाइट खोल देंगे। इसलिए कहा जाता है डाइट का जो गठन किया गया था, कहाँ किया था, सन 1986 में किया गया था, और एक टारगेट दिया गया था सन 1992 तक हम हर जनपद में क्या कर देंगे, SCRT के थ्रू हम डाइटों का निर्माण कर देंगे। अपने रायबरेली का डाइट भी कब बना है, सन 1992 में बन के तैयार हुआ, लगभग 92। देखिए अब सरकारी योजनाएं हैं, 1 साल 2 साल 3 साल तो लग ही जाता है होते होते। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात समझ में आई, 2 क्वेश्चन समझ में आए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्यों चलाया गया था, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था में कुछ असुविधाएं आ रही थी, उनके निवारण के लिए जो जो चीज़ें लॉन्च की गई वही बन गई शैक्षणिक कार्यक्रम। जैसे बालिकाओं पर शिक्षाओं पर बहुत बल नहीं दिया जाता था, बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था बहुत लचर थी। ठीक, तो आपने सुना होगा एक योजना पढ़ी होगी बचपन में, जब आप बहुत छोटे रहे होंगे तो पढ़ा होगा NPEGEL, सुना है, नेशनल प्रोग्राम एजुकेशन फॉर गर्ल्स एलिमेंट्री लेवल, सुने हो, कभी सुने, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, और इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो जितनी भी चीज़ें हम कॉपी में लिखाएं उनको याद कर लीजिएगा, अभी याद कर लेंगे सबसे सुपीरियर हो जाएंगे। ठीक, हम लिखाते जाएंगे और कनेक्ट करेंगे, जहाँ पर जरूरत पड़ेगी NPGL की वहाँ पे हम घुसड़ देंगे उसको, जहाँ पर जो जो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी हम इसमें हम शर्माएंगे नहीं, हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में एडिट कर देंगे। आपका नोट्स बढ़िया व्यवस्थित होना चाहिए, है ना। चलिए, 2 क्वेश्चन तैयार हुए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब संस्तुति हुई थी ये पूछा जाता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की संस्तुति कब हुई या गठन कब हुआ, तो सीधे बताना 1986। और ये किसके मार्गदर्शन में चलाया गया, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो बता देना है NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण
परिषद गठन हुआ था 1961। बगल में लिखते हैं, जो शर्माना नहीं, अगर आता तो भी लिखना, नहीं आता तो 1000 बार लिखना, ठीक है। ये शिक्षा का सम्मान होता है। मालूम है 1961, लेकिन यहां पे भी कनेक्ट करो 1961। इसी को बोलते हैं साहचर्य सिद्धांत गाल्टन का, जहां मिले वहीं जोड़ो, ठीक है। साहचर्य बना रहेगा। NCERT का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। और इसके अंडर में क्या होती है? SCERT। क्या होती है इसके अंडर में? क्या होती है? SCERT। इसका गठन कब हुआ था? 1981। दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। लखनऊ में है अपने यहाँ की SCERT, हर राज्य में एक SCERT। चलिए, तो ये हो गई गठन की बात हो गई। अगर प्रश्न आ जाए, एक क्वेश्चन और आपसे बनेगा, कहेगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को भारतीय शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से लागू कब किया गया। बात आ जाएगी लागू की, और यही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब इंपॉर्टेंट, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। दुनिया जानती है, ठीक है। जो लोग नहीं जानते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट, आज ही याद कर लें। अभी 1987 और 88 में इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया गया, ठीक। चलिए, उद्देश्य भी जान गए, ये क्या है? उद्देश्य। चलिए, ठीक। एक और उद्देश्य लिख लीजिएगा, ये भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये एक बार आया है, ठीक है। ये एक बार नेट पे पूछा गया, नेट लेवल पर पूछा गया था, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, ठीक है। हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं किताबों में, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम सामग्री उपलब्ध करा देना, चौक डेस्क। मतलब कहने का मतलब ये था कि ये हुआ कि सही बात है कि शहर का बच्चा सारी सामग्री से पढ़ रहा है और नदी के पार का बच्चा जो वो सामग्री नहीं पा रहा है, तो क्या कभी शिक्षा सही से हो सकती है? तो यहीं पर एक शब्दावली आई कि हम सब जगह सभी शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराएंगे ताकि शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता और समरूपता आ सके, ठीक। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि वो कौन सा शिक्षा का प्रोग्राम या योजना है जिसमें शिक्षा में एक रूपता और समरूपता लाने की बात की गई, वो यही था। सभी बच्चे एक ही संसाधन से पढ़ेंगे, तो लिख लीजिएगा, शिक्षा में एक रूपता व समरूपता लाने की बात की गई। पोथा लिखने से बेहतर है पॉइंट्स टू पॉइंट पढ़ो बस, खाली बस। शिक्षा में एक रूपता और समरूपता लाने की बात की गई। भाई सब बच्चे चौक, डस्टर, बोर्ड, बेंच, कॉपी, किताब सब पढ़ेंगे, और नहीं होगा तो बच्चों की असुविधा हो जाएगी। कई बच्चों के पास तो कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए, वो बेचारे न छत है, न स्कूल है, न कुछ है। तो इसी वजह से एक रूपता और समरूपता। और एक रूपता समरूपता की बात करें तो यहाँ पर 2 पॉइंट एडिट कर लीजिएगा। ये इंडिविजुअल 2016, 17, 18 अगर परीक्षा, अगर किसी का पेपर हो प्रीवियस ईयर, तो चेक कर लीजिएगा, उसमें लगातार पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया है। वो कौन सी शैक्षिक योजना थी जिसमें 2 कमरे 2 टीचर होने का प्रावधान रखा गया। जो बच्चे पढ़ते थे ईमानदारी से वो हमारी बात को समझ रहे होंगे, हमारी भावना को समझ रहे होंगे। जिन्होंने DLED BLED बाद में बस खाली ऐसे खींच लिया है पढ़ के, उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन जिन्होंने शिद्दत से पढ़ा है वो हमारी क्रीम पॉइंट समझ रहे होंगे, ठीक। तो कई बार पेपर में पूछा गया कि पूछ लेगा कि बताइए सबसे पहले 2 कमरे की बात किसमें की गई थी और 2 शिक्षकों की बात किसमें की गई थी, तो वो कौन सा था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 1 बरामदा 2 कमरे, लिख लीजिएगा, 2 कमरे प्राथमिक स्तर पर है ये, 2 शिक्षक 1 बरामदा, लिख लो। थ्योरेटिकल है, थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, हालांकि ये सब आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि जो भी बन सकता है यही हम आप लोगों के लिए ऑपरेशन करते रहते हैं। कहाँ कौन से क्वेश्चन किस सन में कहाँ से किस टॉपिक से कब उठाए गए, तब जाके पेपर फंसता है। ऐसे हवा में पेपर नहीं फंसता, ठीक। एनालिसिस करनी पड़ती है। नहीं थ्योरी लिखाना तो अभी हम छपाना का शुरू कर दें, हमारे पास छपाने वाला भी सामग्री रखा हुआ हमारा। उब जाओगे या तो कुछ लोग तो कूद ही जाएंगे सीधे नीचे, यहाँ से कहेंगे सुबह से वैसे पक गए और ऊपर से आए छपा रहे हैं, ठीक। हमें खुद एलर्जी है छपाने से। 2 कमरे 2 शिक्षक 1 बरामदा, चलेगा इतना, ठीक। इसमें भी वही बात की गई जो DPEP में की गई थी, 1 महिला होनी चाहिए, 1 महिला को शुरू से वरीयता दी जा रही थी, तो लिखना 1 महिला शिक्षक होगी। यही बेस है हमारे यहाँ, शुरुआत के बेस यही है, योजनाएं। 1 महिला शिक्षक होगी, ठीक है। क्लियर इतनी बात? चलिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, 1987 और 88, ठीक। चलिए, इसी के बाद आपको पता हो तो नोट लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। यहीं से हम कनेक्ट कर रहे हैं एक और शिक्षा नीति को, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी पूछी जाती है, अगर आपको याद हो 87-88 हो, तो अगर
अच्छा एक सन याद रखना, सन 1990, अभी हम इसका जिक्र करेंगे, ठीक है। 1990 या इसी में पहले बता दें 1990 आपको। ये छोड़ो, पहले नोट लिख लो, लिखो सन 1992, क्योंकि ये इसका पार्ट है ना, तो पहले इसी में बता दें। 1992 क्या हुआ था 1992 में, कौन बताएगा? केवल यशपाल समिति आई थी। हाँ, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कोई हवा ना समझना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मतलब नेप, जैसे अभी आई है एनपीई आई है ना, नहीं आई है, एनईपी आई कि नहीं आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है। कौन सी आई है? तीसरी। कौन सी है ये? तीसरी, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई 2020 में, इसमें भी सब यही तो बताया गया है कि कितने से कितने तक प्राथमिक शिक्षा होगी, कितने से कितने तक शाला पूर्व शिक्षा होगी, आंगनबाड़ी केंद्रों में कब तक बच्चे काम करेंगे, कब तक प्ले स्कूल में सीखेंगे, ग्रेजुएशन कितने ईयर का होगा, किसमें क्या चीज़ पढ़ाई जाएगी, ऐसे ही तो बोला गया ना। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई, नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी होती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है, उनमें यही बताया जाता है कि कैसी व्यवस्था शिक्षा की लागू होगी, क्या क्या चीज़ें अच्छी की जाएंगी जो हमारे देश में शिक्षा को आगे बढ़ाएंगी। तो उन्हीं समस्याओं के निदान के लिए क्रमबद्ध किया जाता है। तो उसी में सन 1992 में इसकी समीक्षा की गई। किसकी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, कि हमारे देश में जो हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जो बताया था, उनमें क्या क्या हुआ, क्या पोजीशन है। तो उसके लिए कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी का नाम लिख लेगा, सन 1992 में एक कमेटी गठित की गई थी, डॉक्टर आचार्य राम मूर्ति। इनका नाम याद रखना, सुपरस्टार है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनके बिना, देखो हमने कहा ना, अगर तमीज़दार व्यक्ति पेपर बनाएगा तब तो मज़ा आएगा पेपर में, और बेवकूफ़ आदमी पेपर बनाएगा तो एग्जाम्पल अभी आपके सामने थे, दो टीटी दोनों महान लोगों ने बनाए हैं, और वही लोग आपको फिर से देंगे शिक्षक भर्ती भी। लेकिन एक बात है, जो शिक्षक भर्ती का परीक्षा पेपर होता है वो किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाता है बनने के लिए। हमने दोनों पेपर देखे, दोनों पेपरों में अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। जैसे हम लोगों का इंडियन रिहेबिलिटेशन काउंसिल पूछा गया था, किन बच्चों के लिए चलाई गई, हमने पढ़ाया भी आपको, बताइए। भारतीय पुनर्वास अधिनियम किन बच्चों पर लागू किया गया था, किन बच्चों के लिए था, यही पूछा जाता है। भारतीय पुनर्वास, अरे पढ़ाए भैया, भारतीय पुनर्वास अधिनियम किन बच्चों के लिए लाया गया था? विशिष्ट बच्चों के लिए, समावेशी के लिए नहीं। किसके लिए? समावेशी में तो सामान्य बच्चे भी आ जाएंगे। जैसे बहुत से बच्चे परीक्षाओं में लिख देते हैं समावेशी पे, वहाँ पे ऑप्शन भी देता है समावेशी बच्चों के लिए, या एकीकृत शिक्षा व्यवस्था के लिए, या समावेशी शिक्षा के लिए, या विशिष्ट बालक शिक्षा व्यवस्था के लिए। तो वहाँ पर विशिष्ट बालक लगाइएगा। औसत बच्चों को छोड़कर सब क्या हैं? विशिष्ट, ठीक है। ये अधिनियम पारित हुआ था, कब आया था? सन 1900, कब आया था भारतीय पुनर्वास अधिनियम? पढ़ाया था, आप लोग याद नहीं करते हैं घर में जाकर। बड़ा बड़ा स्वर्ण अक्षरों में लिखाया था कि बेटा यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। बेकार में सरदर्द करने की, मार्केट में इतनी मोटी मोटी किताबें और कुछ खोलने की जरूरत नहीं। कब आया था? कब आया था? लिखवाया है उस दिन हमने 1900। एनसीटी कब आया? 95, जो हमारे मापदंड तय करता है किस स्कूल में कितने कमरे होने चाहिए, कितने टीचर, समझ गए ना, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। हम टीचर तभी बनेंगे टीटी जब पास करेंगे। टीटी लगाने वाला भी कौन है? एनसीटीई। कौन है? ई, एनसीटी। चलिए कोई बात नहीं। तो डॉक्टर राममूर्ति की कमेटी बनाई गई, और इन कमेटी को बोला गया कि सर आप इसको लीड करेंगे और हमें बताएंगे कि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें हमने बहुत सारे कार्यक्रम बताए थे, और उन कार्यक्रमों की क्या दशा है। जिसमें से एक कार्यक्रम ऐसा भी था जिसमें बताया जाता था, कह रहे थे लोग कि स्कूलों में संसाधन नहीं है, कैसे बच्चों को पढ़ाएं, ना टीचर है, ना कुछ है, ना बोर्ड है, ना डस्टर है, ना लिखने के लिए कोई चौक है, सामग्री है, तो कैसे कराएंगे। तो उसके लिए मैंने एक योजना चलाई थी, OBB, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो साहब हमको ये बताइए इसकी समीक्षा करके कि इसकी पोजीशन क्या है। तो जब इन्होंने समीक्षा की, तो समीक्षा के बाद इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और 1992 की जो आचार्य राममूर्ति की जो ये रिपोर्ट है, इसका एक नाम और है, लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं एक्शन प्लान। कभी कभी एक्शन प्लान के नाम से पूछ ली जाती है, तो लोग कहते हैं एक्शन प्लान कब आया, तो सन 1992 में, ठीक, एक्शन प्लान। और इसी रिपोर्ट के अंतर्गत इसका अपडेट हो गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अपडेट हो गया। अपडेट क्या हुआ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का? कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं था, सिर्फ छोटा सा अपडेट था। इसको जूनियर में ले गए, उच्च
प्राथमिक स्तर पर इसको ले गए, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 3 कमरे 3 शिक्षक और 1 बरामदा, ये पूछा जाता है। ये कई बार पेपर में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लेना। पूछेगा कि 3 कमरे 3 शिक्षक, ऐसे ही लिख के आएगा पेपर में, 3 कमरे 3 शिक्षक और 1 बरामदे का प्रावधान किस समिति के निर्देशानुसार किया गया। ये बहुत स्टार क्वेश्चन, तब आचार्य रोममूर्ति समिति आ जाएगा। ठीक, तो लिख लीजिएगा 3 कमरे 3 शिक्षक और 1 बरामदा। ठीक, और सुनिए, इसकी संस्तुति 1992 में हो गई थी, लेकिन ये लागू होते होते 1993 94। तो पूछ ले अगर मान लो आपसे कि इसको जूनियर स्तर पर या उच्च प्राथमिक स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को कब लागू किया गया, तब बताएंगे 1993 और 94। ठीक, और अभी आपको बता दें, यही प्रोग्राम चल रहा था। इसी प्रोग्राम को उन्होंने कहा कि यार ये बड़ा मस्त प्रोग्राम चल रहा है और इससे बड़ा बढ़िया लाभ हो रहा है, क्यों ना इसको आगे घुमा दें। और बचपन में आप लोगों ने याद करो, धुंधला धुंधला, जब बहुत छोटे थे तो आपने सुना होगा एक योजना, इसका नाम था पी मोस्ट। कभी सुने हो पी मोस्ट? कभी नहीं सुने? कभी पेपर देने गए तब भी नहीं सुने? सबने डीएलएड कर रखा है, बताओ भाई, डीएलएड किया है सबने? बीएड किया है? कुछ तो करे होगे, बिना करे ही बड़े संदिग्ध है, सीबीआई जांच बैठानी पड़ेगी। ये सब पीमोस्ट नहीं जान पा रहे हैं, कैसे, हाउ, है ना। कोई बात नहीं, होता है, दिमाग से उतर जाता है। चलो बता देते हैं आपको। ठीक, एक योजना आई थी पीमोस्ट। कौन सी योजना थी? पीमोस्ट, लिख लो, पीमोस्ट। वो इससे पहले जूनियर में लागू होने से पहले ही आ गई थी। लिख लो, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। कौन बताएगा हमें फुल फॉर्म? बताओ। इसका तो केवल फुल फॉर्म है, आज तक पूछा गया है परीक्षाओं में, और कुछ पूछा नहीं जाता। बताओ भाई, इसी से रिलेटेड थी, लिख देता हूं, PMOST। अब बताओ, अगर याद आ रहा हो किसी को, नोट नंबर 2 डाल लेना, नोट नंबर 2। बताओ पी मोस्ट के बारे में कौन जानता है? देखो फैक्ट्स बस केवल याद होने चाहिए आपको, बस कहानी की तरीके से, जैसे जैसे बताते चल रहे हैं बस वैसे वैसे समझते चलिए, और ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। पी मोस्ट का फुल फॉर्म कौन बताएगा? हिंदी में बताएं? लिखो, लिखो, सेवारत। रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कठिन है ना शब्दावली, इसलिए पूछा जाता है। सेवारत विस्तृत अभिविन्यास, सेवारत शिक्षक कर लीजिएगा, टीचर्स, शिक्षक विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। टेंशन ना लो, रट जाएगा, बस खाली अब नोट्स बनाओ अच्छे से। हम इतनी बार इन लोगों के नाम लेंगे, इतनी बार इनके बारे में बताएंगे ना कि सब आपके खून में दौड़ने लगेंगे ये सब। सेवारत, अच्छा बताओ, मनोविज्ञान दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? जितने लोग पढ़े हैं यहाँ पे, उनको आता है मतलब भर का कि नहीं आता है? उनका पेपर लग जाता है कि नहीं लगता है? कोई भी आप राज्य का टेट उठा के देख लेना, आप सबसे पहले पेपर लगा लोगे। चाहे बिहार उठा लो, चाहे एमपी टेट, अभी आ रहा है एमपी टेट होने वाला है, चेक कर लीजिएगा पेपर, आपसे पहले नहीं लगा पाएगा कोई भी। कुछ है थोड़ी ना, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, खाली वही बताना रहता है। लेकिन क्या है ना कि गोल गोल घुमाने का ट्रेंड है, हमारा ट्रेंड अलग है, हम गोल गोल नहीं घुमा पाते। 2 ही 4 चीज़ें बताएंगे, वही उपयोगी होंगी बस। तुमको बड़ा भय लगता है कि आप लोग पता नहीं किस स्थित परिस्थिति से, किस मनोदशा से इस समय गुजर रहे हैं, क्योंकि अब ये वो अवस्था है जिसमें रोजगार होना चाहिए था। ये वो अवस्था नहीं है कि बैठ के पढ़ा जाए, लेकिन दुर्भाग्य है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। कहीं ना कहीं तो मेहनत करने वालों को कहीं ना कहीं तो सिस्टम बन ही जाता है। सेवारत विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, अंग्रेजी में लिखो, क्योंकि हिंदी में तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, सब लाड में काले हइये हो, है ना। अंग्रेजी में ज़्यादा अच्छे से याद होता होगा। हम सही बता रहे हैं, आज पढ़ा दे रहे हैं, कुछ दिन बाद पूछेंगे लोग, इंग्लिश में बता लेंगे लेकिन हिंदी में नहीं बता पाएंगे, और बताएंगे भी तो लास्ट का बताएंगे, अभिविन्यास कार्यक्रम। अभिविन्यास कार्यक्रम हल्का सा बोलेंगे, बाकी खा जाएंगे। तो लिखो, इंग्लिश में इसका नाम है प्रोग्राम। ऐसे करके लिखोगे तो हमेशा याद रहेगा फुल फॉर्म। ऑफ एंड एट लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो वहाँ किताब, वो तो पैसा दिया आपने, वो विकल्प बनाएंगे तो खुद ही लिख के देंगे। इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हमको फुल फॉर्म जानना है। प्रोग्राम मास ओरिएंटेशन स्कूल टीचर, ठीक है,
स्कूल, इतना तो इंग्लिश पढ़े ही हो, फॉर स्कूल टीचर। प्रोग्राम मास ओरिएंटेशन, स्कूल प्रोग्राम मास ओरिएंटेशन स्कूल टीचर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, ये कभी कभी पूछ लेता है कब आया था, तो बता देगा सन 1990, सन 1990, ठीक है। इसका उद्देश्य बहुत पूछा जाता है और इसमें कुछ पूछता ही नहीं है, आज तक कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हैं अब तक, हमने सारे पेपर खंगाल डाले हैं अब तक के डीएलएड के, सिर्फ 2 प्रश्न मिले। पहला प्रश्न था इसका फुल फॉर्म बताओ पी मोस्ट का, और एक क्वेश्चन मिला था सन 2018 में, उसमें लिखा हुआ था कि सेवारत विस्तृत, अभी हिंदी में ही क्वेश्चन था, सेवारत विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम का मूलभूत उद्देश्य बताइए, क्या था उद्देश्य। तो जो उद्देश्य था वही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, उद्देश्य पूछा जाता है, उद्देश्य लिख लीजिएगा, ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क है, उद्देश्य लिखिएगा सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शॉर्टकट में लिखो एनईपी, पूरा ना लिखो, एनईपी 1986 ऐसे लिखो, बढ़िया स्मार्ट स्टडी। एनईपी 1986 के अंतर्गत संस्तुति, मूलभूत संस्तुति जो की गई थी, मूलभूत संस्तुति, मूलभूत फैक्ट्स जो बताए गए थे, ठीक है, मूलभूत फैक्ट्स जो भी बताए गए थे 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि हमारी शिक्षा के सुविधाओं को प्रदान करने के लिए हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या करेगी, उसके बारे में सभी शिक्षकों तक या सभी तक क्या करना, उसके बारे में जानकारी प्रदान करना क्या था इस योजना का उद्देश्य था। बहुत लोग यही नहीं जानते थे कि इनका काम क्या है, नहीं समझे। अरे आज भी बता दें, बहुत सारी योजनाएं लॉन्च होती हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इनका उपयोग क्या है, पूरा उपयोग कोई नहीं है। अरे बहुत सारे, अब मोबाइलें रखे हो आप अपने पास, बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको खुदे नहीं पता, आपको खाली 2 ही चीज़ चलाना आता है, व्हाट्सअप और फेसबुक, बहुत ज़्यादा फ़ोन और बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम। इसके अलावा क्या क्या है उसके अंदर, कभी प्रयोग करने का समय मिला? तो बस वही जो प्रयोग करने का समय नहीं मिला, तो उसी के लिए एक पीमोस्ट कार्यक्रम चलाया गया और ये बताएगा कि और भी क्या क्या है आपके मोबाइल में जिसका आप प्रयोग करिए। तो इसका यही मेन उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो मूलभूत जो फैक्ट्स थे, लिख लीजिएगा मूलभूत फैक्ट्स, सरल भाषा में लिखो, बस ज्ञान होना चाहिए, भाषा तो वहाँ पकड़ में आ ही जाएगी। और हिंदी में ना समझ में आए, बगल में इंग्लिश में लिखा रहता है, उसमें पढ़ लोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे सीटेट के पेपर में एक बार प्राण पूछा गया था और बगल में मैं बताता थक गया, स्क्रैप फोल्डिंग, इस आधारभूत सहायता, और प्राण लिखा था, प्राणे में लटके रहे सब जन, बगल में लिखा था स्क्रैप फोल्डिंग, लगाना था अस्थायी सहयोग, लेकिन किसी ने नहीं लगाया। तो कभी दबाव इतना ज़्यादा होता है कि पेपर में कि दिमाग काम नहीं करता, दिमाग दाएं से इतना दिमाग प्रेशर में होता है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी हम लोग 10-10 बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, भय रहता है ना अंदर से। चलिए, तो ये लिख लीजिएगा कब आई थी, मूलभूत उद्देश्यों की जानकारी। दूसरा एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, लिख लीजिएगा क्योंकि आपको पता है पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में आया था, प्राथमिक स्तर पर लागू किया गया था। ये तो 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में कहा गया कि बहुत अच्छी चीज़ है भैया, इसको कहाँ लागू कर दो, जूनियर में भी, ठीक, जूनियर में लागू। लेकिन उसी से पहले सन 1990 में ये जो योजना थी, इस योजना ने एक बात और बोली थी कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो भी संसाधन बच्चों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, जो भी उसमें इवन डस्टर, ये पोंछने वाला, ये सब था, किताबों में डिटेल में लिखा है, बैठना कभी आसन लगाना पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना समय नहीं हम लोग पर, इतना हमारे पास सरदर्दी है कि बैठ के दोबारा से डीएलएड करे जाके, हमें पेपर निकालना है। तो सब लिखा हुआ है, चाक, अब कल लिखवाएं क्या एक एक चीज़ लिखोगे, लिखवा दें कहो तो, कौन कौन सामग्रियाँ दी गई, वो बेकार है, घटिया स्टडी, ठीक है, सिर्फ दिमाग में रखो, छोटी से छोटी चीज़ बड़ी से बड़ी चीज़ हो। अब उनके प्रयोगों के लिए शिक्षकों को जागरूक करना या प्रशिक्षण देना ही इसका एक और मूलभूत उद्देश्य है। दोनों में जो मिल जाए मार देना, कभी डिबेट हो जाए, कभी कोई बोले पीमोस्ट जानते हो, सीधे बताना पीमोस्ट जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी आई थी उसके लिए क्या किया गया था, उसकी जो मूलभूत अवधारणाएं थी उनको सब तक पहुंचाना था। और जो 1986-87 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू किया गया था, उसमें जितने भी संसाधन उपलब्ध किए गए थे स्कूलों में, उनके बारे में शिक्षकों को जागरूक करना कि उनका अधिगम प्रणाली में प्रयोग किया जाए। नहीं करोगे प्रयोग तो धरे रहेंगे, क्या मतलब है। हम इतनी सारी सहायक सामग्रियां भेज दिए, आपने घर में आप टीएलएम भेजा गया, कभी आपने खोल के बच्चों को फ्लैश कार्ड नहीं दिखाया, तो क्या मतलब हुआ ऐसी शिक्षा व्यवस्था का। उसका ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना कि बेटा ऐसे पढ़ाओ,
समझ गए बात को, याद हो गया? तो लिख लो, एक लाइन और लिखो, 1900 या 1900 न लिखो, लिख लो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी गई न्यूनतम अधिगम सामग्री, लिख लो पूरी नोट लिख लो, इंपॉर्टेंट है, लिखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत न्यूनतम अधिगम सामग्री के उपयोग के लिए शिक्षकों को जागरूक करना, कोई बहुत बड़ी चीज तो थी नहीं, बस याद रखना था, एक छोटा सा प्रोग्राम था सन 1990 में। और किसके अंतर्गत था ये भी लिख लो, एनसीई। जैसे बायोलॉजी समझ में ना आए कि भैया ये काहे का बना है, तो आज बता दे रहा हूँ प्रोटीन का बना है, यही लगाना, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, प्रोटीन। कभी भी फंस जाना भैया, कहीं भी फंस जाना, बोले काहे का बना है, लिपिड का बना है, कार्बोहाइड्रेट का बना है, जनरलाइज आंसर बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन तैयार हो गया फोकट का, सीधे मारना प्रोटीन। वायरस काहे का बना, प्रोटीन। समझ गए? एक क्वेश्चन भी है, दिमाग में साइड में बैठा लो, यहाँ पर भी बैठा लो, क्या है एनसीई, बोले किसके अंतर्गत था, एनसीईआरटी। क्लियर? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलिए, ये हो गया। चलो अच्छा, बस एक आज अगली हेडिंग डाल लो या एक नोट डाल लो, हेडिंग कल लिखवाएंगे, कल और आगे स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग पी मोस्ट को और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? आज पी मोस्ट का उद्घाटन हो गया। एक नोट डाल लो, जो हमने भी आपको लिखवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, नोट डाल के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। लिख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, NPEGEL, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए नोट डाल के। ये सीधा पेपर में, यानी कि प्रबल संभावना है आपकी परीक्षा में, सीधे सीधे आएगा, ठीक? सीधे सीधे पेपर। जिस दिन हमको लगेगा कि हमने आपकी पूरी तैयारी करा दी है, पेपर बाहर नहीं जाएगा, उस दिन आपको बता देंगे आपका सिलेबस कंप्लीट। तब तक पेन नहीं रोकिएगा और धड़ाधड़ डेली लिखिए, डेली रटिए, और उसके बाद प्रैक्टिस लगाइए। जो भी इतने यूट्यूब पे प्रैक्टिस सीट पड़ी हुई है, इतने लोग कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, सबके क्वेश्चंस लगाइए आप, उनकी थ्योरी पे मत जाइएगा। थ्योरी में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हम 4 चीज़ें बताएंगे, वो आपको 50 चीज़ें बताएंगे, ठीक है? हम वो 4 बताएंगे जो एनालिसिस करके बताएंगे। हमें कोई स्ट्रीमिंग, हमारा कोई इतना बड़ा तो है नहीं कि हमको यूट्यूब से बहुत करोड़ों रुपया मिलने वाला है, ठीक है? कि हम घंटा भर की क्लास लगाएं, लिखते रहो, ऐसा नहीं है। हमारे पास छोटा मोटा सा प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग भी छोटे मोटे प्रयास को सार्थक बनाइए। रट लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। लिख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, नेशनल, आज का ये गृह कार्य है, रट लीजिएगा, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये भी एक योजना है, बालिकाओं के लिए चलाई गई थी, ठीक है? नेशनल प्रोग्राम, हर क्लास में हम कुछ ना कुछ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताते रहेंगे। नेशनल प्रोग्राम एजुकेशन फॉर गर्ल्स, नेशनल प्रोग्राम एजुकेशन फॉर गर्ल्स एलिमेंट्री लेवल, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये केवल बालिकाओं की शिक्षा पर बल देने के लिए चलाया गया था, ठीक है? अगर आपको बताएं तो जो आप कस्तूरबा गांधी आवासीय योजना देख रहे हैं, वो इसी का विस्तृत रूप है, ठीक है? जैसे इसका विस्तृत रूप पोस्ट पी मोस्ट है, किसका पी मोस्ट विस्तृत रूप है? और सुनो, पी मोस्ट जो है, पी मोस्ट कार्यक्रम, एक बात याद रखिएगा, पी मोस्ट कार्यक्रम जो है वो, अगर ये पूछा जाएगा काहे के लिए, तो बता दीजिएगा ये माध्यमिक स्तर तक चला गया। प्राथमिक में इतना बढ़िया चल रहा था कि पी मोस्ट में इसका ऐलान कर दिया गया कि इसे उच्च स्तर पे भी चलाया जाए, माध्यमिक स्तर पर भी। तो कभी पूछ ले कि बताइए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को माध्यमिक स्तर तक लागू किया गया किस योजना के अंतर्गत, तो पी मोस्ट कार्यक्रम। तो लिखना चाहो लिख लो, प्राथमिक और माध्यमिक, बस इनसे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और पढ़ते हो तो सरदर्द है खाली फोकट, ठीक है? चलिए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछला पढ़ाया हुआ सब तैयार कर रखा है, बताइए भाई। देखो, अगर बताते रहोगे तो अच्छा लगेगा, तो लगेगा ईमानदारी से आप लोग पढ़ रहे हो, नहीं तो हमको क्या है, नहीं पढ़ेंगे, आप ही के लिए दिक्कत है। कभी ना कभी तो पढ़ोगे ही, बचोगे तो हो नहीं। पुराना कुछ नहीं याद करते ना? क्वेश्चन पूछें? चलिए बताइए जल्दी। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? जल्दी आना चाहिए, तब मजा आता है, नहीं तो मजा नहीं आता है। हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज 25, एंग्लो इंडियन स्कूल, उस दिन लिखवाया था मैंने
परिवर्तित कर दिया गया था, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। कोई कह रहा था 1922 में है, कोई कहता था 1925 में है। तो हमने कहा वही जो ऐसे हिंदू कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया आज की डेट में, वैसे ही तब का एंग्लो इंडियन स्कूल आगे चल के वेदांत कॉलेज बन गया, ठीक है ना। आत्मीय सभा का आयोजन कब किया था, किसने किया था, हैं? अच्छा बताइए, विधवा पुनर्विवाह एक्ट किस अंग्रेज शासक के टाइम में लागू किया गया? कैनिन, बेंटिक, इरविन। अच्छा, सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राममोहन राय। कौन थे? राजा राममोहन राय, बताया था हमने इनके बारे में, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजें पढ़ के आइए। ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज का मूलभूत उद्देश्य क्या था बताइए, पढ़ा चुके हैं। ब्रह्म समाज का मूलभूत उद्देश्य यही पूछा जाता है पेपर में। अब ये नहीं पूछा जाता कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, रिक्शा वाला भी जानता है। 1828, बताइए। तो बताया था आधुनिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा क्योंकि राजा मान राय कहते थे कि पाश्चात्य शिक्षा को भी भारतीयों के साथ लिप्त किया जाए। तो ब्रह्म समाज का आयोजन ही इसीलिए किया गया था, किसके लिए? आधुनिक शिक्षा। कभी ना समझ में आया, कोई पूछे कि ब्रह्म समाज काहे लिए आया था, तो आधुनिक शिक्षा, ठीक। अच्छा बताइए, शारदा एक्ट कब लागू हुआ है? 1829, ठीक। सार्जेंट योजना कब आई थी? सार्जेंट योजना कब आई थी, जिसमें सबसे पहले कहा गया था कि 3 से 11 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, 1944, ठीक है। हटा कमेटी, किस कमेटी ने कहा कि अव्यय अवरोधन अति महत्वपूर्ण है? हटा कमेटी। अव्यय अवरोधन समझते हो? वही जो रुकावट आती है बच्चों में। अव्यय मतलब एक बच्चा किसी भी सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक समस्या के कारण जब स्कूल छोड़ देता है तो उसे बोलते हैं अपव्यय, ठीक है। और जब एक बच्चा एक ही क्लास में बार बार फेल होता है तो उसे बोलते हैं अवरोधन। और इस समस्या को दूर करने के लिए किस कमेटी ने बल दिया था? हटा कमेटी। कौन सी कमेटी? ठीक है। अच्छा ये बताइए, वो कौन सा आयोग था जिसे भारत का शिलालेख कहा जाता है? 1854 का वुड का घोषणा पत्र। भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन 1953 में, हाँ सॉरी, लागू किया गया था, ठीक है। तो कभी परीक्षा में देखो आपको गठन नहीं मिलेगा, लागू ही मिलेगा डायरेक्ट। तो क्या बताएंगे? 1956 याद रखिएगा, ठीक है। बताइए, सर्व शिक्षा अभियान के बाद कौन सा अभियान चलाया गया? जस्ट बाद। अभियान नहीं था, एक अधिनियम पारित हुआ था, नाम बताओ उस अधिनियम का। 2009, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया? 86वां संविधान संशोधन। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे पेपर पूछा जाता है, ठीक। बताइए, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान सबसे पहले किस अनुच्छेद में किया गया? 45 का लिखवाया हमने। फिर इसको कहाँ ले गए? मौलिक कर्तव्य में। 51 का 11वीं लाइन में मेंशन किया गया, अभी भी मेंशन था, ठीक है। उसके बाद जब वहां भी काम नहीं चला तब इसको कहाँ लेके आए? मूल अधिकार। 21 काम है कि अब ये मूलभूत अधिकार है, ठीक है। अच्छा बताइए, बाल अपराध निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? बाल अपराध निषेध अधिनियम 1986, ठीक। चलिए अब आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, ठीक। बाकी आप लोग कल मुलाकात होगी समय से।